आप सभी को नमस्कार। मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की NCERT की सामाजिक विज्ञान पुस्तक का नाम है समकालीन भारत, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। इसके चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का एक टॉपिक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रृंखलाओं के बारे में, हिमालय पर्वत की विभिन्न शिखरों के बारे में चर्चा की थी और आपको बताया था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि तैथिस सागर में ही हिमालय पर्वत और उसके साथ ही उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। आज के वीडियो में हम इसी उत्तरी मैदान पर विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश के उत्तर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिमालय पर्वत विस्तारित है और यह इस तरह से अर्धगोलाकार में फैला हुआ है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो में की थी और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसी हिमालय पर्वत से जो दक्षिण में लगा हुआ इलाका है, यह पूरा उत्तर का मैदान कहलाता है और इसकी लंबाई भी लगभग इसी हिमालय के बराबर है, जो कि 2400 किलोमीटर बताई जाती है। तो इस तरह से इस क्षेत्र की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर की कुल चौड़ाई है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सिंधु नदी है वो इस तरफ है और इसकी सहायक नदियाँ आप देख रहे हैं, रावी, सतलुज, चेदम, ब्यास, ये सब पाकिस्तान में इसका अधिकतर इलाका है और ये पंजाब क्षेत्र में आता है। तो ये हमारे देश का उत्तरी मैदान है, तो इसको कहेंगे हम सिंधु नदी तंत्र या सिंधु का मैदान। इसके बाद इसको हम यहाँ से यहाँ तक जो है गंगा का मैदान के रूप में जानते हैं और इसके पश्चात यहाँ से लेकर आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये भी यहाँ पर मैदान पाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 नदी प्रणालियों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट यहाँ से यहाँ तक है और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के निकट आई तो यहाँ पर जो तैथिस सागर था वह धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो गया। कारण यह था कि जो यूरेशियन प्लेट से नदियाँ आ रही थी वह भी अपने साथ में मलबा यानी कि मिट्टी, गाद और बालू आदि बहा कर ला रही थी और इधर से जो इंडियन प्लेट से नदियाँ निकलती थी वह भी यहाँ से अपने साथ मलबा लाती थी और यहाँ पर यह मिट्टी एकत्रित होती गई, मलबा एकत्रित हो गया और धीरे धीरे जो इंडियन प्लेट थी वह इसके नज़दीक आ गई। तो जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट ऊपर की ओर जाएगी, एक प्लेट नीचे की ओर जाएगी। तो जो इंडियन प्लेट थी वह नीचे की ओर चली गई और जो यूरेशियन प्लेट थी वह ऊपर की ओर चली गई और इस तरह से जो बीच में जगह थी वह एक गड्ढे में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे यहाँ से जो नदियाँ अपना मलबा लेकर आ रही थीं, निक्षेप लेकर आ रही थी, उससे इस मैदान का और पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यह पूरा उत्तर भारत का मैदान है वह जलोढ़ मृदा से बना है। हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी से जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। अब उत्तर के मैदान में जो मृदा का जमाव हुआ है वह हिमालय पर्वत से आई है और इस कारण से यह उपजाऊ भूमि है। तो यहाँ पर उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया है, इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यह भूमि सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि अधिक होने के कारण अधिकतर लोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। अब यहाँ पर जो मृदा का आवरण है यानी कि मृदा की परत है वह बहुत ही उपजाऊ है। कारण यह है कि वह हिमालय से बहकर आई है। दूसरी बात, यहाँ पर पानी की उपलब्धता वर्ष भर रहती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर नदियाँ हिमालय से प्रवाहित होकर आती हैं, जिनमें वर्ष भर पानी रहता है।
अनुकूल जलवायु होने का कारण यह है कि यह क्षेत्र हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी है उससे लगा हुआ क्षेत्र है। इसके साथ ही यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी भूमि है। अब यहाँ पर जो उत्तरी पर्वतों से नदियाँ बहकर आती हैं यह हमेशा निक्षेपण कार्य में लगी रहती हैं, अर्थात वहाँ पर मृदा बालू आदि बहाकर लाते रहती हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। हिमालय का अध्ययन करते समय हमने ये देखा था कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह 3 श्रेणियों में हुआ है। सबसे ऊपर की श्रेणी है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, जिसको आंतरिक हिमालय कहा जाता है। दूसरी श्रेणी है निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और तीसरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तर का मैदान प्रारंभ हो जाता है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये उत्तर का इलाका है, ये दक्षिण का इलाका है। तो जब नदियाँ यहाँ पर आती हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो जब यहाँ पर ढाल कम हो जाता है, क्योंकि नदी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, जहाँ पर ज़्यादा ढाल होता है तो वहाँ पर नदी बहुत तेज़ी से बहती है, और जहाँ पर ढाल कम हो जाता है तो वहाँ पर नदी की जो बहने की गति है वह कम हो जाती है। तो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये पर्वतीय इलाका है, यहाँ पर नदियाँ बहुत ही तेज़ी से बहती हैं, लेकिन जैसे ही मैदानी इलाके में आती हैं तो यहाँ पर इनकी बहाव की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। मैदानी क्षेत्रों में नदी बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाती। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। अब जो नदियाँ ऊपर से आती हैं वह यहाँ आकर जब ढाल कम हो जाता है तो यहाँ पर अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ों में जब ढाल तेज होता है तो नदी बहुत तेज़ी से बहती है और अपने साथ में बहुत सारा मलबा, कंकड़, पत्थर, चट्टानों तक को बहा कर ले जाती है। लेकिन जैसे ही नदी मैदान में पहुंचती है तो उसका जो बहाव है वह कम हो जाता है और अपने साथ में जो कंकड़ पत्थर लाती है वह वहीं पर छोड़ देती है, और इस कारण से वह अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो नदी आएगी वह अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। इनको वितरिकाएँ कहा जाता है। 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहा गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो उत्तरी मैदान है उसको मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला क्षेत्र है सिंधु पंजाब का मैदान। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। यह पूरा जो क्षेत्र है यह है सिंधु नदी तंत्र का, जो कि हमारे पंजाब में आता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको ये बताया है, तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। मैदान के इस भाग में 2 आबों की संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ पर नदियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण भी 2 आब की संख्या अधिक है। आपको बताया था कि 2 आब अर्थात 2 नदियों के बीच के स्थान को 2 आब कहा जाता है। और अब आपके लिए इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न है कि आप यह पता कीजिए कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गंगा के मैदान पर बात करते हैं। सिंधु के मैदान के बाद जो लगा हुआ क्षेत्र है वह पूरा गंगा का मैदान कहलाता है। चूँकि यहाँ पर गंगा मुख्य नदी है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जिनसे इस मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। इसके बाद अगला जो मैदान है वह है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी आपको मालूम है कि हमारे देश के पूर्व में बहती है और ये जो मैदान आप देख रहे हैं ये पूरा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो इस तरह से ये उत्तर भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु अर्थात पंजाब का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है
ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है कि उत्तर भारत के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम बताइए। तो आप लिखेंगे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, परंतु यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता देखने को मिलती है। आकृतिक विविधता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर। अब हम यहाँ पर इन चारों का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाबर की। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि शिवालिक पर्वत कहाँ पर है। हमने ये देखा था कि ये हिमालय पर्वत है और उसके बाद जो है निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय और उसके बाद शिवालिक पर्वत, और शिवालिक पर्वत से लगा हुआ इलाका है ये है उत्तरी मैदान। तो यहाँ से जो नदियाँ बहकर आती हैं तो वो अपने साथ में बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, बहुत सारा मलबा लेकर आती हैं। तो यहाँ तक आते आते वह बहुत तीव्र आती हैं, लेकिन जैसे ही वह मैदानी इलाके में पहुँचती हैं तो इन नदियों के बहने की गति बहुत कम हो जाती है, इनका प्रवाह बहुत ही कम हो जाता है। इसके साथ ही हिमालय से जो नदियाँ बहकर आती हैं वह अपने साथ में बड़ी बड़ी शिलाएँ यानी कि चट्टानों को लेकर भी आती हैं। तो जो चट्टानें कैसे होती हैं वो आपको हम बताते हैं। ये गोल गोल चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें जब लेकर आती हैं तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने बिछा दिया चट्टानों को, और चट्टानों के नीचे आप देखेंगे कि पानी निकलने की जगह होती है, लेकिन ऊपर से चट्टानें रखती जाती हैं। तो ऊपर जब पत्थर आ गए और नीचे हैं चट्टानें, तो पानी यहाँ से आता तो है लेकिन वह यहाँ पर आकर पानी गायब हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इस भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त नहीं होती हैं। पट्टी में नदियाँ बहती रहती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी शिलाओं को लाकर रख दिया है, और जब यहाँ पर उनके बहने की गति कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है, तो इस जगह से वह पानी नीचे यानी कि चट्टानों के नीचे से पानी रिसता रहता है और यहाँ आकर नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात वह भूमिगत हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर नदियों से बहाकर लाए गए बड़े बड़े पत्थर रखे हैं और पत्थरों के नीचे से जो जगह है वहाँ से नदियाँ बहती रहती हैं। तो इस जगह को भाबर कहा जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। अब आपको ये बता दें कि भाबर प्रदेश कहाँ पर है। तो ये शिवालिक पर्वत के दक्षिण में यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, और यहाँ पर है 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है। और यहाँ पर जो है ऊंचाई हो जाने के कारण नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, और यहाँ से नदियों का जो है प्रवाह कम हो जाता है और आगे चलकर यह नदियाँ पुनः निकल आती हैं। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तराई। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं। कहाँ से? इस पट्टी के बाद जो कि 16 किलोमीटर की पट्टी है लगभग, इसके बाद इसके दक्षिण में, दक्षिण कौन सा? ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो यहाँ पर ये नदियाँ पुनः निकल आती हैं। इस तरह से नदियाँ पुनः आ जाती हैं और ये नदियाँ यहाँ पर नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाबर और तराई में क्या अंतर है। भाबर वह क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती। नदियों के विलुप्त होने का कारण हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। यह जो दिख रहे हैं यहाँ पे है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के नीचे जो है यह है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में जब नदियाँ यहाँ से आती हैं तो यहाँ आकर जो मोटी मोटी चट्टानें लाती हैं, पत्थर लाते हैं, कंकड़ पत्थर लाते हैं, उनका यहाँ पर यह निक्षेपण कर देती हैं। और नदियों द्वारा जो बड़ी बड़ी गोल आकार की शिलाएँ यहाँ पर लाकर रख दी गई हैं, और इनके नीचे आप देखेंगे जगह होती है जिससे कि पानी निकल सकता है। नदियों के ऊपर भले ही कुछ मलबा एकत्रित हो गया हो, लेकिन उनके नीचे पानी के निकलने की जगह रहती है। तो यहाँ पर नदियाँ आकर दिखाई नहीं देती हैं, और इस कारण से इसको भाबर प्रदेश कहा जाता है। और इसके बाद कुछ दूर बाद नदियाँ यहाँ पर आकर पुनः निकल आती हैं, इसको कहते हैं तराई का इलाका। तो अब आपको ये याद रखना है कि सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में
शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक 8 से लेकर 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी का निर्माण हुआ है और यह निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है और यहाँ पर नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती हैं और आगे जाकर निकलती हैं। इसको तराई वाला इलाका कहते हैं और यह इलाका होता है भाबर इलाका। और यह इलाका जो था वह पहले वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए, बंटवारा किसका हुआ था? भारत और पाकिस्तान का हुआ था। तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। यहाँ पर पहले कभी जंगल हुआ करता था जिसको बाद में काट दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ दलदली भूमि बची है। इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी है। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो है दलदली भूमि होने के कारण यह भूमि चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर रेंगने वाले जीव जंतुओं की अधिकता पाई जाती है और इसके साथ ही यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप भी अधिक होता है क्योंकि ये दलदली इलाका है। आइए अब हम भांगर भूमि को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। पुराना जलोढ़ कौन सा है? ये जो पूरा मैदान है यह सब पुराने जलोढ़ का निर्मित है। अर्थात यहाँ पर बहुत प्राचीन समय से नदियों द्वारा जो मिट्टी है, मलबा है, बालू है, रेत है, उसको बहाकर लाया गया है और यहाँ पर निक्षेपों को जमा किया गया है। उससे उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। करोड़ों साल पहले यहाँ पर तैतीस सागर था। इस सागर में यूरेशियन प्लेट की जो नदियाँ थीं और इसके पश्चात हिमालय की जो नदियाँ हैं उनके द्वारा मलबा यहाँ पर एकत्रित किया गया है और इससे इस उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। तो यह जो है पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। अब आपको एक बात बता दें कि जो यहाँ की भूमि है वह पूरी तरह समतल नहीं है। मैदान जरूर है लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऊंचा कुछ नीचा देखने को आपको मिलेगा। तो नदियाँ हमेशा धरती के निचले भाग पर ही बहना पसंद करती हैं। अब जो ऊपरी भाग है, ये भाग देख रहे हैं, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। जो भूमि के ऊंचे भाग होते हैं यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो इस कारण से इस भूमि को भांगर भूमि कहा जाता है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर हैं। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इसे भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। यहाँ की जो मृदा होती है वह कंकड़दार होती है। यहाँ की मृदा में कंकड़ पाए जाते हैं। चलिए अब खादर की बात करते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। नदियाँ हमेशा निचली भूमि में बहती हैं और बरसात के समय में यह नदियाँ फैल जाती हैं और इनका बाढ़ का पानी पूरे मैदान में फैल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब बरसात में नदियाँ हिमालय से बहकर आती हैं तो अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मृदा बहाकर लाती हैं और वह पूरा का पूरा इन निचले इलाकों में जमा कर देती हैं। यहाँ पर बरसात के पानी के साथ हर साल नई मृदा आती है जो कि उपजाऊ होती है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि भांगर और खादर में क्या अंतर है। भांगर ऊंची भूमि है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता और यह पुरानी जलोढ़क मिट्टी कहलाती है, जबकि खादर बाढ़ वाले इलाकों में होती है जो कि निचली भूमि होती है और यहाँ पर पहाड़ी नदियाँ हर साल बरसात में नई मिट्टी लेकर आती हैं जिससे खादर भूमि का निर्माण होता है। यह भूमि उपजाऊ होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भाबर और तराई में अंतर समझ लिया होगा और इसके साथ ही भांगर और खादर की भूमि में अंतर समझ लिया होगा।